गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल CBSE स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथक इस अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे बच्चों। मतलब तो यह तीसरा अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है, इस अध्याय का भाग है। तो इसमें मतलब पिछले कक्षा में हम बच्चों ये महाकाव्य, मतलब ये दो महाकाव्य महाभारत और रामायण, ठीक है, तो इन दो महाकाव्यों से कौन कौन लाभ लिए हैं। मतलब तो महाकाव्य रामायण और महाभारत, इसमें क्या ये कथाएं हैं, तो उन कथा से मतलब जिन कथाओं से वो भरा है, तो उस महाकाव्य के कहानियों से अनेक लोगों ने क्या किए हैं, तो उसका उपयोग लिए, मतलब कवियों ने हो, नाटककार, ठीक है, ऐसे अनेक लोग उसका उपयोग लिए। मतलब नाटककारों ने तो उन कहानियों का नाटक करके दिखाना, ठीक है, कवियों ने क्या किए हैं, तो उसका विषय लेकर तो पद्य या गद्य मतलब कहानी अनेक किताब लिखकर उन्होंने क्या किए है, लोगों को उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोशिश किए हैं, ठीक है। तो इस तरह कौन कौन लाभ लिए हैं, जिस तरह उसका उपयोग लिए हैं, यह सारा विषय हमने पिछले कक्षा में उसके बारे में चर्चा की है बच्चों, ठीक है। तो आगे तो उस यह भाग से मतलब महाकाव्य इतिहास परंपरा और मिथिक इस अध्याय से नेहरू जी हमें क्या समझाने के लिए कोशिश किए हैं, आइए बच्चे देखेंगे। देख लो, पिछले कक्षा में क्या हुआ था, एक दो पंक्ति पीछे से, कभी ये कहानियाँ पूर्णतः काल्पनिक न होती है, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गूंथे रहते हैं। गूंथना मतलब उदाहरण के लिए फूल की माला, फूलों को अगर जिस तरह हम जोड़ते हैं, समझ में रहे ना, पोनी अरे गूंथते रहते हैं कि इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ठीक है। और यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। देख लो इधर क्या होता है, सम्मिश्रण मतलब दो विषय का मिलन, ठीक है, सम्मिश्रण। यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, जो हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। क्या कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं, यह सम्मिश्रण काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है, तब अनेक विषयों से मिला हुआ, ठीक है, काल्पनिक इतिहास का रूप ग्रहण कर लेता है। काल्पनिक का मतलब हम कल्पना के अनुसार जिस तरह विषय को हम रूप देते हैं, उसी तरह अनेक विषयों से भरा हुआ एक काल्पनिक इतिहास को यह क्या करता है, ग्रहण कर लेता है। और लेखक जी कहते हैं कि जो हमें यह भले ही न बता सकेगी, मतलब तो इसे हम निश्चित रूप से यह क्या है, सही है, ऐसा बोलने के लिए नहीं होता। फिर भी देखो, निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। उन्होंने कहते हैं हमें यह भले ही न बता सके कि निश्चित रूप से क्या घटित हुआ, मतलब इसमें क्या हुआ है और क्या विषय इसमें है, ठीक है, क्या घटनाएं घटी है, उसके बारे में हम निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी देने के लिए नहीं होता। लेकिन उसमें क्या विषय है या उसमें क्या अनेक घटनाएं घटी है, उनके बारे में उसमें विषय है, उस विषय पर लोग क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो, जाति तत्वों की हो जाती थी जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की एक रसता और कुरूपता से खींचकर उच्चतर क्षेत्रों की ओर ले जाती है। देख लो उन्होंने क्या कहते हैं, जो विषय से वह भरा है उसे हम
ठीक है, निश्चित रूप से यह ऐसा ही है, उसके बारे में हमें कहने के लिए नहीं होता, लेकिन लोग क्या करते हैं, उस पर विश्वास करते हैं और उन्होंने कहते हैं कि ये घटना ये वास्तविक हो या काल्पनिक, समझ में रहे ना, वो तो सही है या वो काल्पनिक है, समझ में रहे ना, वास्तविक हो या काल्पनिक जीवन में, काल्पनिक जीवन में इनकी स्थिति जीवंत है, ठीक है, सजीव बोलते हैं ना आप, वो तो क्या घटनाएं घटी है उनके बारे में हम उन महाकायों में सूचित किए हैं, समझ में रहे ना, वो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, ठीक है। फिर जीवन में इनकी स्थिति जीवंत तत्वों की हो जाती थी, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी, रोजमर्रा मतलब हर दिन, प्रतिदिन बोलते ना वही, रोजमर्रा मतलब हर दिन, प्रतिदिन हर दिन बोलते ना वही, रोजमर्रा की जिंदगी की एक रसता, एक रसता मतलब सदा एक ही रूप का हो, सदा एक ही रूप का हो, मतलब हमेशा एक ही रूप का रहता है ना, उसे एक सरता। रोजमर्रा की जिंदगी की एक सरता और कुरूपता से खींचकर, ठीक है, एक ही रूप का उसे उन्होंने कुरूपता से खींचकर उच्च क्षेत्रों की ओर ले जाती है। उच्च मतलब उससे भी ज्यादा क्षेत्रों की ओर, उच्च मतलब बड़ा बोलते ना, ठीक है, तो उच्चतर क्षेत्र की ओर ले जाती है, वो तो काल्पनिक हो या वास्तविक हो, ठीक है। तो जीवंत जिंदगी को उन्होंने क्या करता है, हमें अनेक विषयों के बारे में समझाकर हमें वो क्या करता है, उच्च क्षेत्र की ओर हमें ले जाते हैं, समझ में ना। इस तरह वो तो दो महाकाव्य के विषय है, उसके बारे में हमें कवि समझाने के लिए कोशिश किए हैं। आगे यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। देख लो, भारतीय इतिहासकारों के बारे में उन्होंने कहते हैं, तो कुछ देशों का उदाहरण लेते थे, यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल के भारतीय इतिहासकार नहीं थे। तो क्या उन्होंने देशों के उदाहरण लिए हैं, उन देशों के लोगों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे आदिकाल। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। देखो क्या कहते हैं उन्होंने, तो क्या उन्होंने कुछ देशों का नाम लिए है उधर, उन देशों के साहित्यकारों की तरह प्राचीन काल में भारतीय साहित्यकार नहीं थे। तो उसकी वजह से, इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। तिथियां निश्चित करना मतलब तो हम डेट फिक्स करते हैं ना, वही तिथियां निश्चित करना या सही कालक्रम निर्धारित करना कठिन हो गया है। घटनाएं आपस में गड्ढ हो जाती है। गड्ढ मतलब मिट्टी में मिल जाना, ठीक है। गड्ढ हो जाना, मिट्टी में मिल जाना मतलब वह उसका नाश हो जाना। मिट्टी में मिल जाना या नाश हो जाना, ठीक है। घटनाएं आपस में गड्ढ हो जाती है मतलब उसका नाश हो जाता है। बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान धैर्यपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के
सूत्रों की खोज कर रहे हैं। देख लो, तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो दूसरे देश के साहित्यकारों की तरह भारत देश के साहित्यकार क्यों नहीं है? ठीक है, तो क्यों इनका साहित्य मतलब वह इतिहास, इन लोगों के हाथों से रचा हुआ इतिहास क्यों मिट्टी में मिल जा रहा है, मतलब उसका नाश क्यों हो रहा है? यह सोचकर देखो इधर क्या करते हैं उन्होंने, बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान, आधुनिक मतलब ये तो आधुनिक विद्वान, धीमी गति से, स्लोली, ठीक है, धीमी गति से आधुनिक विद्वान ध्यान पूर्वक भारतीय इतिहास की, ठीक है, भूल भुलैया के क्षेत्रों की खोज कर रहे हैं। देखो भूल भुलैया मतलब ऐसा भवन है, ऐसा भवन है, सब भवन है जिसमें जाकर रास्ता भूल जाता है, भूल भुलैया, जिसमें जाकर रास्ता भूल जाता है। देखो, धीमी गति से आधुनिक विद्वान क्या करने लगे, ध्यान पूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्रों की खोज कर रहे हैं। उन्होंने भी क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों साहित्य का नाश हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में लोगों को उदाहरण क्यों नहीं मिल रहा है, यह सोचकर उन्होंने क्या किया, आधुनिक इतिहासकारों ने उसके बारे में, तो भारतीय इतिहास देख लो, कहते हैं उन्होंने क्या कहते हैं, बहुत धीमी गति से आधुनिक विद्वान ध्यानपूर्वक भारतीय इतिहास की भूल भुलैया के सूत्र की खोज कर रहे हैं। मतलब उन्होंने भी ऐसा भवन है जिसमें जाकर रास्ता भूल जाता है, तो अच्छी तरह से मार्ग नहीं है, उदाहरण नहीं है, जिस तरह उसका हम खोज करना है, समझ में रहे ना। वे लोग भी क्या कर रहे हैं, उसमें घुसकर, ठीक है, उसके अंदर जाकर उन्होंने ऐसा क्यों हो रहा है उसके बारे में क्या कर रहे हैं, उन्होंने खोज रहे हैं, आधुनिक साहित्यकारों ने खोज रहे। कल्हन की राजतरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है, देख लो, कल्हन मतलब वह कवि, कल्हन की राजतरंगिनी एकमात्र प्राचीन ग्रंथ है, कल्हन का राजतरंगिनी, ठीक है, प्राचीन ग्रंथ है जिसे इतिहास माना जा सकता है। उस व्यक्ति का वह एकमात्र ग्रंथ, एकमात्र मतलब एक ही, ठीक है, एकमात्र ग्रंथ है, क्या है नाम उसका, राजतरंगिनी, कल्हन की, कवि कल्हन की एकमात्र ग्रंथ राजतरंगिनी, उसे क्या समझते हैं हम, प्राचीन ग्रंथ, ठीक है, जिसे इतिहास माना जा सकता है। यह कश्मीर का इतिहास है जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। इसमें मतलब राजतरंगिनी यह ग्रंथ में किसका इतिहास है, वो कश्मीर का इतिहास है, समझ में रहे ना, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में, 12ನೇ ಶತಮಾನದ 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, ठीक है, देखो वह एक ही ग्रंथ है, उसमें तो क्या है, तो कश्मीरी का इतिहास से भरा हुआ है, ठीक है, कल्हन की राजतरंगिनी वह ग्रंथ तो एक ही क्या है, प्राचीन काल का एक ग्रंथ है, ठीक है, उसे इतिहास माना जाता है, उस ग्रंथ को ही हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं, इतिहास समझ लेते हैं। और देखो, जिसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई थी। बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास है। उसके अलावा, राजतरंगिनी ग्रंथ के अलावा बाकी के लिए हमें महाकाव्यों और अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास समझते हैं। तो एक ही ग्रंथ को हम इतिहास मानते हैं।
तो उसके अलावा जो बाकी ग्रंथ महाकाव्य है ये सभी क्या है, कल्पित इतिहास है, कल्पना के अनुसार ऐसा था, समझ में आ रहे ना। तो एक कहानी कहते हैं ना, उसी तरह कहानी तो कल्पित कहानी सब कल्पित होते हैं, समझ में आ रहे ना। वे सभी भूतकाल के हम कहते रहते हैं, एक गांव में एक राजा था, कल्पना, समझ में आ रहे ना, वही कहते हैं कल्पित इतिहास है। कुछ समकालीन अभिलेखों मतलब प्रलेखन, दाखलेಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अभिलेख प्रलेखन, दाखलेಗಳು, कुछ समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। देख लो, तो प्राचीन काल के या आदिकाल के इतिहास के बारे में हम जानना हो तो उधर कुछ विषयों का मदद लेना पड़ता है, कुछ विषयों का हम सहायता लेना पड़ता है। कौन कौन से हैं? अभिलेखो तो प्रलेखन, दाखಲೆಗಳು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಅವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು? अभिलेख मतलब प्रलेखन, दाखलेಗಳು, शिलालेख मतलब शिला के बारे में लिखा हुआ प्रलेखन, कलाकृतियों और इमारतों के अवशेषों, इमारत मतलब भवन, बंगले, बिल्डिंग्स ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, अवशेषों, सिक्कों, कॉइन्स और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ती है। तो ऐसे अनेक विषयों के मदद लेना पड़ता है, ठीक है। इसके साथ ही विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विदेशी यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है। तो विदेशी लोग क्या करते रहते हैं, अनेक देश घूमते रहते हैं, हर सभी भारत देश के लोग दूसरे देश में सफ़र करने के लिए जाते हैं, सफ़र मतलब प्रवास, ठीक है। और विदेशी लोग क्या करते हैं, भारत देश में सफ़र करने के लिए आते हैं। तो बस प्राचीन काल के इतिहास के बारे में, साहित्य इतिहास के बारे में हम समझना हो तो ऐसे लोगों का भी हम मदद लेना पड़ता है, समझ में आ रहे ना। उन लोगों के पास वे आए तो ऐसा ही नहीं जाते, फोटो खींच कर ले जाते हैं, समझ में आ रहे ना। तो उसके बारे में भी, उससे भी हमें सहायता मिलती है। यात्रियों के सफ़रनामों से भी सहायता मिलती है, विशेष रूप से यूनानियों और चीनियों के और कुछ बाद में आने वाले अरबों के विवरणों से, ठीक है। तो उसमें तो मतलब सफ़रनामों के मतलब प्रवास करने वाले लोगों से हम सहायता लेनी पड़ती है। उसमें कुछ लोगों का उदाहरण कहते हैं, विशेष रूप से, समझ में रखना, विशेष रूप से कुछ देशों के लोगों का उदाहरण कहते हैं, यूनानियों और चीनियों के, समझ में रहे ना। और इनके अलावा अरब लोगों के सहायता हमें लेनी पड़ती है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक रहने दो। महाकाव्य, ठीक है, और इतिहास, परंपरा और मिथि के इस अध्याय में, इस अध्याय से नेहरू जी हमें अनेक विषय समझाने के लिए कोशिश की है, ठीक है। इतिहास क्या होता है, समझ में ना। इतिहास वो काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक है या वास्तविक है, तो उसके बारे में हमें समझाने के लिए हमने कोशिश की है। और उसके साथ प्राचीन काल के साहित्य और इतिहास के बारे में हमें समझना हो तो उससे पहले किस विषयों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है, ठीक है। और उसी तरह साहित्य के बारे में हम समझना हो तो, ठीक है, किन किन विषयों का मदद लेना, सहायता लेना, ऐसे अनेक विषय हमें तो इस भाग में उन्होंने हमारे साथ चर्चा की है बच्चों। तो आगे का विषय क्या है हम अगले कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।